गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारी सीरीज चली हुई है यूजीसी नेट पेपर 1 की। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का दूसरा टॉपिक जो है स्टेप्स इन रिसर्च। रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास आती है रिसर्च रिक्वायरमेंट्स। रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आता है हमारे पास प्लानिंग, देन गाइडेंस, एक्सपर्ट्स, ट्रेनिंग, फाइनेंस, रेफरेंसेस एंड लाइब्रेरी। ये जो है ये हमारे पास रिसर्च की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। देन हम बात करते हैं स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट और रिसर्च। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिसर्च में के लिए ज़रूरी हैं। डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले आता है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस चीज़ पे रिसर्च करना है। देन सेकंड स्टेप आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। जो भी उससे संबंधित लिटरेचर होता है उसका सर्वे किया जाता है। देन डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस। देन उसके बाद एक हाइपोथेसिस यानी अवधारणा एक डेवलप की जाती है। देन प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद रिसर्च का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। देन डिटर्मिनिंग अ सैम्पल डिज़ाइन। उसके बाद एक सैम्पल डिज़ाइन किया जाता है। देन कलेक्टिंग द डेटा, डेटा कलेक्शन होती है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट किया जाता है। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसको एनालिसिस किया जाता है। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। जो हमने एक हाइपोथेसिस यहाँ डेवलप की थी, अब उसकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। एंड देन जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी हमारा रिसर्च है उसका जनरलाइजेशन किया जाता है, उसकी थ्योरीज जो डेवलप हुई हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है। एंड लास्ट राइट अप कंक्लूजन या थीसिस को लिखना। ये सारे स्टेप्स इन रिसर्च हैं। फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, देन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, preparing a research design, then determining a sample design, collecting data, execution of the project, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation, and writing up conclusion or writing thesis। अब अगर हम इसको फ्लो चार्ट से समझे तो आप देखेंगे डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, देन उसके बाद रिव्यू कंटेंट एंड थ्योरीज और रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, देन फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, देन रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। ये एक इसका फ्लो चार्ट है रिसर्च प्रोसेस का। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले है सिलेक्ट अ टॉपिक। Select a specific topic of interest within your field of study. This topic should be relevant and meaningful and have the potential to contribute to existing knowledge. So, जो भी हम रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट करते वक्त हमें बिल्कुल केयर करनी चाहिए कि एक रेलेवेंट टॉपिक हो, मीनिंगफुल हो और जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करें। देन अब किस तरह से करेंगे इसको। कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू बिफोर फॉर्मुलेटिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। कंडक्ट अ थॉरो लिटरेचर रिव्यू टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेट ऑफ रिसर्च ऑन योर चूजन टॉपिक। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई गैप्स, कंट्रोवर्सीज एंड एरियाज दैट नीड फर्दर एक्सप्लोरेशन। टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले जो भी हमने एक टॉपिक सोचा उससे रिलेटेड हमने जितना भी हमसे हो सके एक जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको रिव्यू करना, उसको देखना, ताकि जो वर्तमान में क्या अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में डिफरेंट जो भी इंडिविजुअल्स या रिसर्चर हैं उनके लिए, ठीक है। और उनकी जो डेवलप थ्योरी है उनमें कोई अगर गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करना। Next is identifying the research gap. Based on your literature review, pinpoint the specific gap or problem that your research aims to address. जब हमने रिव्यू किया उसके बाद हम जो एग्जैक्ट कोई गैप है हमें मिलता है उसको हम पिन पॉइंट करते हैं दैट हम उसके ऊपर रिसर्च जो है वो कर सकें। Then be specific and clear. The research problem should be framed in a clear and concise manner and meaningful investigation। बहुत ज़रूरी है जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है जब हम उसको फ्रेम करते हैं तो वो क्लियर एंड कंसाइज मैनर में होनी चाहिए, मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें एम्बिग्यूटीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Then align your research goal. The research problem should align with the overall goals and objective of your study.
सो जो हमारे रिसर्च के गोल्स हैं वो हमारी ओवरऑल स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे अलाइन होने चाहिए। देन एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे। अब एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे क्या चीज़ है? Once the problem is formulated, a brief summary is written down. It is necessary for a research worker to write thesis for PhD and submit synopsis of the topic to the approval committee. यानी एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे जो है वो क्या है? जब हमने एक बार प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दी, फ्रेम कर दी हमने कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है, उस देन उसके बाद वी नीड टू राइट अ समरी फॉर दैट। उसकी हमें समरी बनाते हैं, ठीक, जिसको सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और उस चीज़ को हम सबमिट करते हैं अप्रूवल कमेटी के पास कि ये हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम है, ये हम मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ करेंगे। और अब जब वंस अप्रूवल कमेटी अप्रूव करेगी उसके बाद हम रिसर्च वर्क जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर मेकिंग गुड सिनेप्सिस, extensive research survey is required so that the problem could be defined clearly with the reference of various literature। देखिए एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे की ज़रूरत क्या है? जब भी हम सिनॉप्सिस बनाएंगे, हमारे सिनॉप्सिस जो है, अगर उनकी जो प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं हम, उसकी उसे बहुत अच्छे से क्लियरली हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रीवियस लिटरेचर वर्क का रेफरेंस देंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट रिसर्च करना है तो अगर हम बोले कि मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगता वाली बात नहीं होती है इसमें। जो उससे संबंधित जो लाइब्रेरीज में डिफरेंट लिटरेचर वर्क हैं, पहले जो किसी ने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, थीसिस लिखे हैं, उनको रिव्यू करो, जैसे 10 15 20 जितने भी रिव्यू किए हमने, उसके बाद हमारा एक जो प्रॉब्लम है उसके प्रति हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सी कमी रह गई है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई। ठीक है, सो एक्सटेंसिव रिसर्च सर्वे इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकें। A good library is always a great help for researchers। अगेन द पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो एक अच्छी लाइब्रेरी जो है वो एक ग्रेट हेल्प होती है रिसर्चर की। देन डेवलपिंग अ वर्किंग हाइपोथेसिस, इसके बाद अनदर नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपिंग अ वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? So working hypothesis is a tentative assumption made in order to draw out and test its logical and empirical consequences. After extensive literature survey, researchers should state clear terms for working hypothesis। Working hypothesis जो एक tentative assumption है जिसको हम टेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो बेसिकली जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ सिनॉप्सिस के लिए, उसके बाद हम एक अजम्पशन डेवलप करते हैं जिसे कहते हैं हम डेवलपिंग वर्किंग हाइपोथेसिस। अब जब भी हमने ये हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? डिस्कशन विद पीयर एंड कोलीग्स एंड एक्सपर्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम, then examination of data and records, review similar study of similar problems, exploratory personal investigation which involves original field interview on a limited scale। ठीक है, सो बेसिकली इन सारी बेसिस पे हम हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं, एक्सपर्ट से जानकारी लेके, एक्सपर्ट से डिस्कशन करके, पीयर्स एंड कोलिग्स से डिस्कशन करके, जो डेटा एंड रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन करके, देन जो प्रीवियस स्टडीज हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स को लेके उसको स्टडी करके, ठीक है, और अपने फील्ड इंटरव्यू से, देन प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। अब जब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, अब हम उसमें एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन, देयर आर सेवरल रिसर्च डिज़ाइन, बहुत सारे रिसर्च डिज़ाइन हैं, बट कुछ कंसिडरेशन है जो हमें हमेशा देखनी है वाइल डिज़ाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन। कौन कौन सी कंसिडरेशन है? फर्स्ट है द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो हम किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे। अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द रिसर्चर एंड हिज टीम, जो रिसर्चर है और उसकी टीम है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसके स्किल्स क्या हैं। देन टाइम अवेलेबल फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए टाइम अवेलेबल है कि नहीं है, कॉस्ट फैक्टर रिलेटेड रिसर्च, ये सारे फैक्टर्स हैं। देन डिटरमिनिंग सैम्पल डिज़ाइन। अब उसका नेक्स्ट आता है डिटरमिनिंग सैम्पल डिज़ाइन। ये क्या चीज़ है? आइटम सेलेक्टेड आर टेक्निकली कॉल्ड सैम्पल।
जो भी हम आइटम कलेक्ट करते हैं उन्हें टेक्निकल टर्म में सैंपल कहा जाता है। द रिसर्चर मस्ट डिसाइड द वे ऑफ सर्चिंग अ सैंपल और व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज सैंपल डिजाइन। जो रिसर्च है इसके ऊपर डिपेंड करता है वो सैंपल किस प्रकार से सिलेक्ट करेगा। सैंपल डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान डिटरमिन्ड बिफोर एनी डेटा और एक्शन being collected or obtaining a sample from a given population। So इसकी जरूरत सबसे पहले होती है कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, किस प्रकार से हमें डेटा चाहिए, किससे हम डेटा देंगे। देन जो हमारे सैंपल डिज़ाइन के जो मेथड्स होते हैं सैंपल कलेक्ट करने के वो दो प्रकार के हैं, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में आते हैं आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैंपल्स हैं। रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर एरिया सैम्पलिंग। एंड जो नॉन प्रोबेबिलिटी हमारे सैंपल डिजाइंस हैं उसमें आते हैं हमारे कंसेंसस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। अब डेटा कलेक्शन नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डेटा। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू सर्वे। कई बार पूछा जाता है प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है। तो जब हम प्राइमरी डेटा खुद जाके जो कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड दैट इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज जैसे हमने किसी गवर्नमेंट के वेबसाइट से डेटा लिया वो सेकेंडरी डेटा सोर्स है। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड आइदर थ्रू एक्सपेरिमेंट और थ्रू सर्वे। Data can be collected by observation, personal interviews, telephonic interviews, mailing questionnaires और schedules। ये different kind of way हैं जिस तरह से हम data collect करते हैं। अब data collection के बाद हमारे पास आता है execution of the project। So to execute the product correctly, first necessity is to collect adequate and dependable data। बहुत ज़्यादा important question है। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारी डेटा कलेक्शन प्रोसेस है, डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो एक एडिक्वेट डेटा होना चाहिए, डिपेंडेबल डेटा होना चाहिए, वो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ना तो उसमें पार्शियलिटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। The researchers should see that the project is executed in a systematic manner and in time। The survey should be realistic। जो सर्वे है यानी कि जो डेटा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और जो एग्जीक्यूशन है वो एक स्पेसिफिक सिस्टमेटिक वे में चलनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा क्या होता है? आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा। कैसे करते हैं डेटा एनालिसिस? सो रिसर्चर शुड डिवाइड डेटा इन पर्पसफुल ग्रुप्स और कैटेगरीज। जो डेटा कलेक्ट हुआ उसको पर्पसफुल ग्रुप्स और कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। देन उस डेटा को टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। टैबुलेटेड फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है ताकि उसके बाद अब उसको टेस्ट किए जा सके। डिफरेंट टेस्ट हैं जैसे परसेंटेज निकालने, कोफिशिएंट्स निकालने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी हमारे पास रिसर्च का क्वेश्चन आता है, डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको डेटा दिया गया होता है कि टेबल फॉर्मेट में दिया होगा इस साल का नंबर इतना है, प्रीवियस ईयर का इतना था, कितना परसेंट चेंज हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं तभी आती हैं जब टैबुलेटेड फॉर्मेट डेटा हो। जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको मीनिंगफुल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में, ताकि हमें उसका अच्छा सा रिजल्ट निकल के आ सके। देन नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो हमने हाइपोथेसिस डिजाइन की थी अब उसके टेस्ट करने की बारी है कि जो जो हमने अजम्पशन क्रिएट की थी एक, क्या वो डेटा उस अजम्पशन पे आ, वो सही ठहराता है या गलत ठहराता है। सो if there is any hypothesis the next step is to test it। there are various tests to test for hypothesis testing। जैसे चाई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एक्सेट्रा। ये टेस्ट इंडिविजुअली भी कंडक्ट किए जा सकते हैं एंड ये दोनों कंबाइंड रूप से भी किए जा सकते हैं कि सेम डेटा पे हम दो तीन टेस्ट भी कर सकते हैं। एंड इफ रिजल्ट आइदर इन एक्सेप्टिंग हाइपोथेसिस और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमेशा दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं हम कि जो एजम्पशन हमें लगी वो सही है, या फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं।
If hypothesis is not decided in the beginning, then it can be created and tested during the study. So, अगर हमने hypothesis डिजाइन नहीं किया है शुरू में, कोई assumption नहीं बनाई है, तो later on भी उसको बनाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि वो हमने बनाई ही नहीं. Again, we can test. Then once the hypothesis is done, then the next step is generalization and interpretation. अब if a hypothesis is tested and upheld several times, it may be possible for researcher to arrive at a generalization. जब बार बार हम टेस्ट करते हैं और सेम रिजल्ट हमें दिखता है, सेम रिजल्ट मिलता है, देन उसमें हम उसको एक जनरलाइज कर देते हैं. और जनरलाइजेशन होता है टू बिल्ड अ थ्योरी. हम एक नई थ्योरी दे देते हैं कि इसका भाई ये इसका मीनिंग हुआ, या ये इसमें ये चीज आएगी. और ये तभी होगा जब हम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी सेवरल टाइम हम उस हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करेंगे. एक दो बार नहीं, बहुत सारी बार करना पड़ेगा. देन ये हम उसको एक थ्योरी डेवलप कर सकते हैं और उसको जनरलाइज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज रिपोर्ट और थीसिस. सो वंस ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आता है थीसिस राइटिंग का, यानी कि कंक्लूजन निकालने की टाइम. सो इट इज द फाइनल स्टेप होता है थीसिस राइटिंग का. Researcher has to prepare a report of what he did. This report should be written with great care. So researcher को एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और रिपोर्ट जो है वो बहुत केयरफुली बनानी पड़ती है. क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी प्राइमरी पेज, द मेन टेक्स्ट एंड द एंड मैटर. अब उसमें जो इंट्रोडक्शन दी जाती है, इंट्रोडक्शन should contain clear statement of the objective of the research and explain methodology adopted in accomplishing project. इंट्रोडक्शन में जो स्टेटमेंट दी जाती है, दैट शुड शो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एज वेल एज द methodology adopted to accomplish that project. Then after the introduction, there is a statement or summary of finding. The statement of summary or finding is written. Then we have main report. This is prepared with logical sequence and break down into readily identifiable sections. Then main report आती है जो लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए, और उसमें जितने भी हमारे सेक्शंस हैं वो वन बाय वन लिखे होने चाहिए. Then last is conclusion, also contain the result of the research. कंक्लूजन में जो हमारा रिसर्च है उसका जो रिजल्ट है वो उसमें लिखा जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट हम एक बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा, जिस जिसका हम रेफरेंस देते हैं, जिसको बेस बना के हमने ये रिसर्च किया है. तो ये हमारे पास स्टेप्स थे फॉर रिसर्च, और होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो जो है हम इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू. एंड इन केस अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन व्हाट्सएप. यू कैन ऑल्सो विजिट Soiman Academy Mehre YouTube channel, or we are also on Facebook, so you can also visit us there. And so thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.